हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में यूपी, टीजीटी, पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑडिटिंग। ये है पार्ट 1। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। आपको बताना है कि फ्रॉड को प्रिवेंट करना ये ऑडिटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव है। आपके ऑप्शन हैं प्राइमरी, सोशल, सब्सिडरी या फिर नन ऑफ दीज। एक बार ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग समझ लेते हैं। इसे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग भी कहते हैं। तो ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सब्सिडरी या फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, इसे हम सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। थर्ड है सोशल ऑब्जेक्टिव और फोर्थ है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। एक एक करके देख लेते हैं। पहली बात करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की। तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स और सेकंड है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स की। तो ऑडिटिंग का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि अकाउंटिंग बुक्स को हमें एग्जामिन करना है। यहाँ पे एग्जामिनेशन का क्या मतलब है कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें हमें कंपेयर करना है। और कंपेयर कैसे करना है? वाउचर से। जो भी हमने वाउचर्स रखे हैं उससे हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वाउचर का क्या मतलब है। वाउचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन शॉपिंग की या कहीं भी आपने शॉपिंग की तो आपको एक रिसीट मिलता है, आपको एक बिल मिलता है। इसे ही हम वाउचर कहते हैं, या इसे आप कह सकते हैं इनवॉइस। यानी आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है उसका आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। ये प्रूफ ही वाउचर होता है। तो अकाउंटिंग बुक्स में हम इन वाउचर्स को कंपेयर करते हैं जिसके बेसिस पे हमने रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है। और एक ऑडिटर को ये भी चेक करना होता है कि जो भी वाउचर्स हैं वो जेन्युइन है या नहीं। वो जो वाउचर वो चेक कर रहा है क्या वो जो वाउचर है वो जेन्युइन है या नहीं, ये भी ऑडिटर को देखना होता है। सेकेंडरी है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जैसे ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये जो बनाए जाते हैं उनका भी वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि वाउचर्स के बेसिस पे ही प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। तो एक ऑडिटर को ये भी चेक करना होता है कि क्या जो भी वाउचर्स के बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए हैं, क्या वो ट्रू और फेयर पिक्चर दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहा है, इसे भी जांच करना है। और ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स की। तो फर्स्ट है इसमें डिटेक्शन ऑफ एरर्स। जो ऑडिटिंग का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें एरर्स को डिटेक्ट करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है। एरर का क्या मतलब है कि जो कि बिना इंटेंशनली किया गया हो, गलती से हो गया हो, उसे हम एरर कहते हैं। और फ्रॉड का क्या मतलब है? जो कि इंटेंशनली किया गया हो, जानबूझ के जब कोई चीज़ किया जाएगा तो उसे हम इंटेंशनली कहते हैं। और सेकेंड यहाँ पे लिखा है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, यानी कि जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फ्रॉड्स को भी हमें डिटेक्ट करना है। और ध्यान रखना एरर और फ्रॉड में यही डिफरेंस होता है। एरर जो होता है वो इंटेंशनली नहीं होता है, और जो फ्रॉड होता है वो इंटेंशनली होता है। फॉर एग्जांपल अकाउंट का मैनिपुलेशन हो रहा है तो वो फ्रॉड के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब जो एरर को हमने या फ्रॉड को डिटेक्ट किया है उसे हमें प्रिवेंट भी करना है, उसे हमें रोकना भी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स है, इसका जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट के पास होता है। यानी कि एरर और फ्रॉड को जो रोकने की जिम्मेदारी है वो सबसे पहले मैनेजमेंट की होती है, ऑडिटर की नहीं होती। लेकिन ऑडिटर एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकता है। इसके लिए मैनेजमेंट को वो कुछ सजेशन दे सकता है, या फिर जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है
उसमें जो भी लूप होल्स हैं उनके बारे में मैनेजमेंट को बता सकता है और इस तरीके से ऑडिटर एरर और फ्रॉड को भी कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। अब ऑडिटिंग का जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें उनकी ड्यूटी, उनके वर्क के बारे में उनको बताया जा सके ताकि वो रिस्पॉन्सिबल होके काम को करें। नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्ट। ऑडिटिंग का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो भी एक्ट हैं उनके ऑर्डर को फुलफिल किया जाए। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013, इसमें ये कहा गया है कि जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है उनके लिए ऑडिटिंग कंपलसरी है। तो ऐसे जो भी ऑर्डर्स हैं उनको भी फुलफिल करना ये ऑडिटिंग का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू सेटिस्फाई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको भी सेटिस्फाई करना है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स अथॉरिटी है तो उनको भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एडवाइस टू मैनेजर्स। ऑडिटिंग का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो भी ऑडिटर है वो मैनेजमेंट को अकाउंट से रिलेटेड जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं या फिर जो भी उसको एरर मिलता है उससे रिलेटेड वो उस मैनेजर को एडवाइस देता है। लास्ट है मॉरल इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयज़। ऑडिटिंग का जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो ये भी है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मॉरली सही हों, यानी नैतिक रूप से सही काम करें। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट होता है तो एक एम्प्लॉय के माइंड में हमेशा एक डर का माहौल होता है। उसे पता होता है कि जो भी वो काम कर रहा है वो काम फ्यूचर में किसी न किसी ऑडिटर के द्वारा जांच किया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा। इसलिए मॉरली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम करते हैं। तो ये ऑडिटिंग का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था। अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। फर्स्ट है प्रोटेक्शन टू शेयर होल्डर्स। प्रोटेक्शन टू शेयर होल्डर्स का क्या मतलब है कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है। एक कंपनी में शेयर होल्डर्स के जो इंटरेस्ट हैं उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। और ऑडिटर को हमेशा से माना जाता है कि वो शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जो भी ऑडिटर है वो पेपर प्रॉफिट, एक कंपनी में जो भी पेपर प्रॉफिट होता है उससे शेयर होल्डर्स को बचाने के लिए ऑडिटर ही आगे आता है। यानी ऑडिटर ही शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पेपर प्रॉफिट। पेपर प्रॉफिट का क्या मतलब है कि सिर्फ कागज पे प्रॉफिट दिख रहा है, रियलिटी में कोई प्रॉफिट नहीं है। जब एक कंपनी किसी टैक्टफुल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखाती है लेकिन रियलिटी में उसके पास कोई भी लिक्विड नहीं होता है, लिक्विड कैश उसके पास नहीं होता है, तो ऐसे प्रॉफिट को हम पेपर प्रॉफिट कहते हैं। यानी सिर्फ नाम का प्रॉफिट है, कागजी प्रॉफिट है, रियलिटी में कोई भी लिक्विड कंपनी के पास नहीं है। और ऐसे प्रैक्टिसेस को हम अनहेल्दी प्रैक्टिसेस कहते हैं और ऐसे अनहेल्दी प्रैक्टिस को ऑडिटर ही रोकता है। नेक्स्ट है टू स्टॉप इवेजन ऑफ टैक्स। इवेजन ऑफ टैक्स का क्या मतलब है? कर की चोरी। आपको पता है कि टैक्स एक रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए और जो भी रेवेन्यू हमें मिलता है टैक्सेशन से उसे गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगाती है। तो ऑडिटिंग का जो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि कर की चोरी को रोका जा सके। नेक्स्ट है टू स्टॉप कैपिटल इरोजन। जो कंपनी में कैपिटल की कमी है दिन पर दिन उसको भी रोकना ये ऑडिटिंग का सोशल ऑब्जेक्टिव है। अब जो कंपनी की जो कैपिटल है वो कैसे वो दिन पर दिन कम हो रही है। आप जानते हो कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसका रेट काफ़ी हाई है। तो कंपनी जब भी हाई रेट से कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है तो ऐसे कंडीशन में कैपिटल इरोजन की सिचुएशन आ जाती है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ फेयर वेजेस फॉर लेबरर। जो भी लेबरर हैं उनको फेयर वेजेस मिले इसका मेजरमेंट भी ऑडिटिंग करता है और वो जनरल प्राइस इंडेक्स को कंसीडर करता है ये करने में। नेक्स्ट है रीजनेबल प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स। जो भी कंज्यूमर जो भी कमोडिटीज़ परचेस कर रहे हैं वो उन्हें रीजनेबल प्राइस पे मिले, ये भी ऑडिटिंग का एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है फेयर रिटर्न एंड जस्टिस टू इन्वेस्टर्स। जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं उन्हें प्रॉपर रेट ऑफ रिटर्न से पैसे मिलते रहें, उनके साथ जस्टिस हो, ये भी देखना ऑडिटिंग का काम है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न को हम आर से डिनोट करते हैं। तो ऑडिटर जो होता है वो रेट ऑफ रिटर्न को चेक करता रहता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट। कॉस्ट ऑफ बेनिफिट का क्या मतलब है? जो आपने पैसा लगाया है और जो बेनिफिट आपको मिल रहा है।
तो जो ऑडिटिंग है वो कॉस्ट और बेनिफिट को इवैल्यूएट करती है। वो ये देखती है कि एक कंपनी लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर रही है। तो ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आखिरी बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की। ऑडिटिंग को हम सब केवल फाइनेंशियल टर्म तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑडिटिंग को केवल फाइनेंस तक सीमित नहीं किया जा सकता। ऑडिटिंग को दूसरे एरियाज के साथ भी लिंक किया जा सकता है, जैसे ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पॉलिसी, कॉस्ट। आपने कॉस्ट ऑडिट सुना होगा। तो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम ऑडिटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में हम क्या करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड को हम चेक करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग था। दो ऑब्जेक्टिव हमेशा याद रखना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी ट्रूथफुलनेस और फेयरनेस को चेक करना है। यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है कि रिलायबिलिटी चेक करना है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी को चेक करना ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी एरर्स हैं, फ्रॉड्स हैं, उनको डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना। पहले के टाइम में जो ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव था वो ये था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी एरर्स और फ्रॉड है उनको डिटेक्ट करना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं, जो भी एरर और फ्रॉड हैं उनको डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनकी रिलायबिलिटी को चेक करना, ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। तो फ्रॉड को प्रिवेंट करना ये आपका सेकेंडरी या फिर सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर, बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटेंसी एंड्स, इन्वेस्टिगेशन एंड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपके सामने चार टर्म हैं। फर्स्ट है बुक कीपिंग, सेकेंड है अकाउंटेंसी, थर्ड है ऑडिटिंग, फोर्थ है इन्वेस्टिगेशन। तो इसी सीक्वेंस में आप इसको याद कर सकते हैं। बुक कीपिंग हमेशा फर्स्ट आता है, अकाउंटेंसी सेकेंड, ऑडिटिंग थर्ड और इन्वेस्टिगेशन फोर्थ। तो सबसे पहले बुक कीपिंग आएगा, यानी बुक कीपिंग कम्स फर्स्ट, ये ध्यान रखना। अकाउंटेंसी कब आएगा, जब बुक कीपिंग आपका खत्म हो जाए, यानी अकाउंटेंसी बिगिन वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होगा वहाँ अकाउंटेंसी स्टार्ट होगा, और जहाँ अकाउंटेंसी खत्म हो वहाँ पे आपका ऑडिटिंग स्टार्ट होगा, और जहाँ पे ऑडिटिंग खत्म हो गया वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपसे ऑडिटिंग पूछ लिया है, तो देख लो ऑडिटिंग कब स्टार्ट होगा, जब आपका अकाउंटेंसी एंड होगा। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड्स। ये ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये फ्री के नंबर है, अगर ये आपको आता है तो आप आसानी से 2 नंबर ले सकते हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का क्या मतलब है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। एक बार चारों स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट है ऑडिटिंग इज एन एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज। सेकेंड है ऑडिटर एग्जामिन्स द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ओनली। थर्ड है एन ऑडिटर शुड नॉट बी सस्पिशियस। फोर्थ है फॉर एवरी बिजनेसेस ऑडिटिंग इज लग्जरी। एक बार सारे स्टेटमेंट्स को इवेलुएट कर लेते हैं। फर्स्ट है ऑडिटिंग इज एन एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज। एक्सटेंसिव का क्या मतलब है, डिटेल्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑडिटिंग में हम जो भी एंट्रीज हैं उनका एक्सटेंसिव या डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है ऑडिटर एग्जामिन्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ओनली। नहीं, ऑडिटर सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं देखता है, बल्कि जो भी एरर्स हैं और जो फ्रॉड हैं इनको भी देखता है। नेक्स्ट है एन ऑडिटर शुड नॉट बी सस्पिशियस। ये बिल्कुल सही है, ऑडिटर को कभी भी सस्पिशियस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर एवरी स्मॉल बिजनेसेस ऑडिटिंग इज लग्जरी। ये भी सही है।
जब एक छोटा बिजनेस है तो उसके लिए ऑडिटिंग लग्जरी होगी, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होगा, क्योंकि ऑडिटिंग जो है वो एक्सपेंसिव होता है। इतना ईज़ी नहीं है, इतना इकोनॉमिकल नहीं है कि आप ऑडिटिंग करा लोगे। तो स्मॉल बिज़नेस के लिए ऑडिटिंग हमेशा लग्जरी होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन-सा स्टेटमेंट फ़ॉल्स है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हू कैन बी एन ऑडिटर? कौन ऑडिटर हो सकता है? आपके ऑप्शन है कॉमर्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो कोई भी ऑडिटर बन सकता है जिसके पास अकाउंट की अच्छी नॉलेज हो, यानी कि एक ऑडिटर जो होता है वो वेल वर्स्ड होता है अकाउंटिंग में। और ऑडिटर हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, यानी कि एक ऑडिटर वही हो सकता है जो अकाउंट में एक्सपर्ट है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ऑडिटर बन सकता है। तो कॉमर्स ग्रेजुएट ऑडिटर नहीं बन सकते, लॉ ग्रेजुएट और कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिटर नहीं बन सकते। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटर बन सकता है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रुथ ऑफ द आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हु हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन? आपको बताना है कि ये डेफिनेशन किसने दी। आपके ऑप्शन हैं जे आर बाटली बॉय, लैंकास्टर, स्पाइसर एंड पेगलर या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, इस तरीके के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जे आर बाटली बॉय। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑडिटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज। आपको बताना है कि पार्टनरशिप फॉर्म का ऑडिटिंग कैसा है। क्या ये कंपलसरी है, क्या ये वॉलंटरी है, क्या ये ऑप्शनल है या फिर नन ऑफ दीज। तो ध्यान रख लो, पार्टनरशिप फॉर्म हो या फिर सोल ट्रेडिंग हो, इन दोनों का जो ऑडिटिंग होता है वो वॉलंटरी होता है। जब पब्लिक कंपनी होगी तो उसका ऑडिटिंग जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखा है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है फॉर अ बीटल शॉपकीपर ऑडिटिंग इज नेसेसिटी। स्टेटमेंट 2 कह रहा है फॉर टाटा कंपनी ऑडिटिंग इज लग्जरी। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 is correct but statement 1 is incorrect. Both statements are correct. Both statement are incorrect. एक बार स्टेटमेंट को इवेलुएट कर लेते हैं। बीटल शॉपकीपर का क्या मतलब है? पान विक्रेता, जो पान बेचता हो। तो क्या आपको लगता है कि एक पान विक्रेता के लिए ऑडिटिंग जो है वो नेसेसिटी है, ज़रूरत की चीज़ें हैं? नहीं, बीटल शॉपकीपर के लिए जो ऑडिटिंग है वो एक लग्जरी है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। फॉर टाटा कंपनी ऑडिटिंग इज लग्जरी, गलत। टाटा कंपनी एक बड़ी कंपनी है तो उसके लिए ऑडिटिंग जो है वो लग्जरी नहीं होगी, बल्कि वो उनके लिए नेसेसिटी होगी। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्कोप ऑफ विच इज ब्रॉडर। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से किसका स्कोप जो है वो ब्रॉडर है। आपके ऑप्शन है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेकिंग, इंटरनल ऑडिट या फिर नन ऑफ दीज। तो एक बार तीनों टर्म्स को समझ लेते हैं। तो एक बड़ा सा सर्कल बना लेता हूँ जो रिप्रेजेंट करेगा इंटरनल कंट्रोल को। अब इसमें दो छोटे छोटे बॉक्स बना लेता हूँ जो कि रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनल चेकिंग और इंटरनल ऑडिट को। तो फर्स्ट बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इंटरनल चेक को। सेकंड बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इंटरनल ऑडिट को। तो अब समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल की। देखिए, जहाँ पे भी इंटरनल टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा उसका क्या मतलब है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? मैनेजमेंट एंड स्टाफ, जो भी स्टाफ या एम्प्लॉयज़ हैं इनसे मतलब है। तो इंटरनल कंट्रोल जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, एक विस्तृत शब्द है
जिसके अंतर्गत इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट दोनों टर्म्स आते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो बहुत वाइड है, इसका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा वाइड है। इसके अंतर्गत इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल और दूसरे फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल को भी इंक्लूड किया जाता है। अब समझ लो कि इंटरनल कंट्रोल क्या है। कंट्रोल का क्या मतलब है? सिस्टम। तो इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब है? होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। जो भी नियंत्रण करने के जितने भी सिस्टम हैं वो इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर नॉन फाइनेंशियल, दोनों तरीके के कंट्रोल को यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। और ये जो सिस्टम बनाया गया है वो एस्टेब्लिश्ड कौन करेगा? मैनेजमेंट। एक एक चीज़ को कनेक्ट करते रहिए ताकि जो भी बिजनेस है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चलता रहे, कंडक्ट होता रहे। इसलिए जो भी मैनेजमेंट है वो एक ऐसा सिस्टम बनाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम है उसमें दूसरे फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल भी आते हैं। तो यहाँ सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी? जैसे अकाउंट कंट्रोल हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्ट कंट्रोल हो गया, आपने कॉस्ट कंट्रोल पढ़ा होगा, बजटरी कंट्रोल पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल चेक की। तो इंटरनल चेक सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी सिंगल पर्सन को किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली हैंडल करने के लिए नहीं दिया जाता फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। ठीक है, इंटरनल चेक में क्या होता है, किसी भी सिंगल पर्सन को ये अलाउ नहीं किया जाता कि वो एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली हैंडल करे। इससे होता क्या है कि हम एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिसमें कि एक एम्प्लॉय के काम को दूसरा एम्प्लॉय ऑटोमेटिक चेक कर लेता है। जैसे एम्प्लॉय ए है और एम्प्लॉय बी, हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जिसमें कि ए का जो काम है उसको बी चेक कर लेगा और बी के काम को हम सी से चेक करा लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हालांकि ये एग्जैक्ट एग्जांपल तो नहीं हो सकता बट आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा। जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो आप क्या करते हो, शॉपिंग करते हो और आप बिल करा लेते हो। बिल कराने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हो, कोई गेट कीपर होता है या कोई पर्सन होता है जो आपके बिल को आपके सामान से मैच कराता है। तो ये एक ईजी एग्जांपल हो सकता है इंटरनल चेक का, यानी कि एक एम्प्लॉय के काम को दूसरा एम्प्लॉय चेक कर ले रहा है ताकि एरर्स और फ्रॉड कम हो सके। अब बात करते हैं इंटरनल ऑडिट की। ऑडिट आप सभी जानते हैं। इंटरनल का क्या मतलब है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो ऑडिट करते हैं तो उसे हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ऑडिट होगा ये एक सेपरेट स्टाफ के द्वारा होगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ होंगे, ये ऑडिट करने के लिए एक सेपरेट स्टाफ होगा और इस स्टाफ की जो क्वालिफिकेशन है वो कुछ क्लियर नहीं है। हो सकता है कि ये जो स्टाफ है उसके पास प्रोफेशनल ऑडिट क्वालिफिकेशन हो, या ये भी हो सकता है कि उसके पास कोई भी प्रोफेशनल ऑडिट क्वालिफिकेशन ना हो। यानी सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हैं कि ये जो स्टाफ है वो हो सकता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट न हो। तो इसे हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं। उम्मीद है आपको इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट समझ में आया होगा। तो वापस से क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें जो इंटरनल कंट्रोल टर्म है इसका स्कोप जो है वो ब्रॉडर है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत हम इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट को पढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑडिटर इज, आपको बताना है कि ऑडिटर कौन। एज अ स्ट्रीट डॉग, एज अ लायन, एज अ ब्लड हाउंड, एज अ वॉच डॉग। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक ऑडिटर को एज अ वॉच डॉग माना जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑडिटर को एक कुत्ते से कंपेयर नहीं किया जा रहा है। वॉच डॉग का क्या मतलब है, जो रखवाली करने वाला कुत्ता होता है। तो हम एक ऑडिटर को एक कुत्ते से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक डॉग की जो भी क्वालिटीज़ हैं उसके क्वालिटीज़ से हम कंपेयर कर रहे हैं। जो वॉच डॉग होता है वो आप जानते हैं फेथफुल होता है, ट्रेंड होता है,
एंड एफिशिएंट होता है, उसी तरीके से एक जो ऑडिटर होता है उसके पास भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, उसके पास भी अकाउंटेंसी का एक्सपीरियंस होता है और उसको रेलेवेंट सब्जेक्ट की जानकारी भी होती है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। और इसलिए वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट से रिलेटेड जो भी एरर्स हो रहे हैं उनको वो ट्रेस आउट कर सकता है और जो भी फ्रॉड्स हैं उनको भी वो ढूंढ सकता है अपने एक्सपर्टीज के थ्रू। तो इसलिए ऑडिटर को हम एज अ वॉच डॉग कहते हैं। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ। आपको बताना है कि वाउचिंग के अंतर्गत किसको हम चेक करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं। आपके ऑप्शन है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले वाउचर जान लो। अभी मैंने आपको बताया कि वाउचर क्या है, एक तरीके का प्रूफ होता है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका एक प्रूफ है, या फिर मैंने अभी आपको बताया कि एक रिसीट है या फिर बिल है या फिर इनवॉइस हो सकता है या फिर स्टेटमेंट्स हो सकता है। इन्हें हम वाउचर्स कहते हैं। तो वाउचिंग क्या है? वाउचिंग एक प्रोसेस है जिसमें ऑडिटर जो है वो अकाउंटिंग बुक्स को एग्जामिन करता है, यानी वो चेक या टेस्ट करता है टू फाइंड आउट वेदर द ट्रांजैक्शन आर सपोर्टेड बाय प्रॉपर वाउचर्स, कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपर वाउचर्स के थ्रू सपोर्टेड है या नहीं। और वो इसलिए वो टेस्ट करता है ताकि वो ये चेक कर सके कि कोई भी फ्रॉड हुआ है या नहीं, कोई भी फ्रॉड या फिर कोई भी एरर हुआ है या नहीं। इसको चेक करने के लिए वो वाउचिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। तो अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को ही हम इसके अंतर्गत टेस्ट करते हैं। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 7317240017। तो ये था ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।